हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और लेक्चर नंबर 30। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशिक यंत्र। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज प्रकाशिक यंत्र। हमने पिछले लेक्चर्स में बच्चों आँख पढ़ी थी, नेत्र, वो भी एक प्रकाशिक यंत्र था बच्चों, जो गॉड गिफ्टेड था, ईश्वर का दिया हुआ यानी प्राकृतिक इंस्ट्रूमेंट था वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं मनुष्य ने जो आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं उनके बारे में, और इसके अंतर्गत हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप और दूसरा दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप। सूक्ष्मदर्शी अलग अलग टाइप की पढ़ेंगे, वैसे दूरदर्शी भी अलग अलग टाइप की पढ़ेंगे, लेकिन मेनली हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। सूक्ष्मदर्शी निकट स्थित बहुत सूक्ष्म जीवों, बहुत छोटे कणों को बड़ा करके दिखाने के काम आती है, जिनको हम साधारण आँख से नहीं देख पा रहे बिना किसी यंत्र के। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उन छोटे जीवाणुओं, कणों को देख सकते हैं। और दूरदर्शी से क्या देखते हैं, जो बहुत दूर स्थित वस्तुएं हैं वो हमें स्पष्ट नहीं दिख रही या बहुत छोटी दिख रही हैं, उनको देखने के लिए दूरदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया है बच्चों। लेकिन इन प्रकाशिक यंत्रों को पढ़ने से पहले हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स सीखने होंगे जो यहाँ काम आएंगे बच्चों। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। इनको पढ़ने से पहले, अभी इनकी शुरुआत नहीं कर रहे बच्चों, सबसे पहले हम इन प्रकाशिक यंत्रों को पढ़ने जा रहे हैं। तो इनका लॉजिक क्या है, ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, उसको सीखना है। तो उसको सीखने के लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी हैं, तो उनको सीखते हैं पहले अलग से। पहला टॉपिक दर्शन कोण, ये सीखते हैं कि दर्शन कोण क्या है। दर्शन कोण यानी विजुअल एंगल। या ऐसे कह लें एंगल ऑफ विजन, कुछ भी कह सकते हो। तो इसे पढ़ते हैं पहले। तो दर्शन कोण क्या है, कोई भी वस्तु आंख पर जितना कोण बनाती है उसी कोण को बच्चों हम दर्शन कोण कह देते हैं। बहुत सिंपल सी बात, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट कि वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। लिख दूं, चलो। वस्तु द्वारा, या किसी परिभाषा को और अच्छा करने के लिए ऐसे कह दें, किसी वस्तु द्वारा आँख पर या नेत्र पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। दर्शन कोण कहलाता है। अभी समझेंगे बच्चों ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ने का, क्या सीखने को मिलेगा इससे बच्चों। आपने देखा होगा कि वस्तु जितनी बड़ी है उतनी बड़ी हमें दिखाई दे रही है या नहीं, हमेशा उतनी ही बड़ी दिखती है क्या? आपने ऐसा अपने दैनिक जीवन में देखा है कि कोई 10 मीटर ऊंचाई की वस्तु है, कोई खंभा है, कोई पेड़ है, तो क्या आपको हर स्थान से वो 10 मीटर ऊंचा ही दिखता है? या वस्तु जितने बड़े साइज की है हमेशा उतनी ही बड़ी दिखती है कि छोटी बड़ी भी हो जाती है? हो जाती है बच्चों। अब सूर्य आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो क्या सूर्य इतना बड़ा है? यहाँ से देख रहे हैं, बहुत दूर कोई पेड़ खड़ा है तो ऐसा लगता है कि हम उस पेड़ को इस चौक से ढक सकते हैं, जितना बड़ा ये दिख रहा है उतना ही बड़ा पेड़। सूर्य को या रात को चंद्रमा हमें छोटा सा दिखाई देता है, इतना बड़ा दिखाई देता है, तो क्या इतना ही बड़ा है? और उसको हम 1 रुपए के सिक्के से ढक लेते हैं,
ढक लेते हैं कि नहीं। तो 1 रुपये का सिक्का कितना छोटा है और चंद्रमा कितना बड़ा है, लेकिन हम अपनी आंख पर एक निश्चित दूरी पर लाएं तो एक पोजीशन ऐसी आएगी बच्चों कि वो पूरा चंद्रमा उस सिक्के से ढक जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत दूरी पर हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से बहुत दूर कोई व्यक्ति किसी छत पर खड़ा हुआ है या किसी टॉवर पर कोई काम कर रहा है, बहुत दूरी पर है, तो वो आपको जरा सा दिखाई दे रहा होगा कि कोई छोटा सा बच्चा है, या वहाँ ये भी स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा कोई बंदर बैठा है कि कोई आदमी खड़ा है। बंदर की हाइट और आदमी की हाइट में आपको कोई अंतर ही नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? तो ये सब किसकी वजह से है? एंगल ऑफ विजन या विजुअल एंगल की वजह से है। कोई वस्तु, किसी वस्तु का आभास हमें कितना बड़ा हो रहा है, वो वस्तु हमें कितनी छोटी या कितनी बड़ी दिखाई दे रही है, वो डिपेंड करता है दर्शन कोण पर। जितना बड़ा कोण उतनी ही बड़ी वस्तु दिखेगी, जितना छोटा कोण बनेगा उतनी ही छोटी वस्तु दिखेगी। उस कॉन्सेप्ट को मैं चित्र से समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। जैसे देखें, पहले बना लूँ मैं आई, चलो बन जाने दो, ऐसे कोई फर्क नहीं। ये लेंस, ठीक है बच्चों। मान लो एक वस्तु ये है, तो आंख पर दर्शन कोण बनाना है, एक किरण ये और एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, सीधी जाएगी। तो ये जो बना वो दर्शन कोण हुआ बच्चों, ठीक है। इस वस्तु का मैंने नाम दे दिया ए बी, या A1 B1 दे देता हूं, A1 B1, ठीक है बच्चों। अब इसी वस्तु को, बात समझना जो मैं कह रहा हूं, तो इसका ये कोण बना बच्चों, ये कोण, तो हमें ये वस्तु इतनी बड़ी दिख रही है। अब एक दूसरी वस्तु लूँ मैं, एक वस्तु मैंने ये ले ली, ये भी उतना ही कोण बना रही है, इसका प्रतिबिंब भी इतना ही बड़ा बनेगा रेटिना पर। जैसे इसका प्रतिबिंब ये बनना है रेटिना पर, यहाँ ये प्रतिबिंब हुआ, इसका भी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनना है, इसका भी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनना है, और एक ही दर्शन कोण है। तो इसलिए दोनों वस्तुएं हमें समान आकार की दिखेंगी, जितनी बड़ी ये उतनी ही बड़ी ये। ऐसे मान लें ये चंद्रमा हो और ये 1 रुपये का सिक्का हो, तो बराबर ही दिख रहे हैं, एक ऐसी पोजीशन में है क्योंकि ये दोनों बराबर दर्शन कोण बना रहे हैं। अब देखें, इसी वस्तु को मैं पास में ले आऊं, A1 B1 जो वस्तु है इतनी ही बड़ी है, लेकिन मैं पास ले आया, तो अब देखें, अब प्रतिबिंब बड़ा बन गया, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वस्तु वही थी, लेकिन अब देखें दर्शन कोण बढ़ गया। वही वस्तु है A1 B1, ये वस्तु अलग थी A2 B2। तो जैसे जैसे वस्तु को मैं पास लाता जा रहा हूँ, कोण बढ़ता जा रहा है, यही दर्शन कोण है। तो प्रतिबिंब भी बड़ा बनना है तो वस्तु भी बड़ी बनेगी। एक तरीके से ये प्रतिबिंब बनेगा, मतलब बनेगा रेटिना पर। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ बच्चों, दिखाने का तरीका है, ये नहीं कि रेटिना से पहले ही बनना है, रेटिना पर ही बनना है, मतलब ये बनना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो कायदे में ये बनना है, ये बड़ा बनना है ना, और ये बनना है। तो उसी वस्तु को मैं जैसे जैसे पास लाता गया, दर्शन कोण बढ़ता गया, वस्तु का आकार जो दिखाई देने वाला आकार है, उसके आभासी आकार उसके वास्तविक आकार से बड़ा होता जा रहा है। मतलब वास्तविक आकार से बड़ा क्या, जितना पहले दिख रहा था वो आभासी आकार अब बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा बनता जा रहा है और दर्शन कोण भी बड़ा होता जा रहा है। बात क्लियर हो गई होगी। तो दर्शन कोण क्या हुआ, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। इसी वस्तु को बच्चों मैं और दूर ले आऊं, जैसे इसी वस्तु को मैं यहाँ ला करके फिगर बनाऊं, यहीं बता दूं, देखिए यहाँ ले आया, उतनी ही बड़ी है। अब यहाँ से कोण देखूं इसका, तो देखें कोण अब ये रह गया, पहले इतना था, उससे भी छोटा, बीच वाली स्थिति से भी छोटा हो गया, तो और आगे प्रतिबिंब भी छोटा हुआ तो और छोटी होगी वस्तु।
तो वस्तु जितनी दूर चलती चली जाएगी, यानी हम वस्तु से जितना दूर होते चले जाएंगे दर्शन कोण उतना छोटा होता जाएगा, और वस्तु का जो आभास हमें हो रहा है, जो उसका आभासी आकार है, वो हमें छोटा प्रतीत होता चला जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी दर्शन कोण की। जितना छोटा दर्शन कोण उतनी छोटी इमेज, उतना ही छोटा प्रतिबिंब, यानी उतनी ही छोटी वस्तु हमें दिखाई देगी। जितना बड़ा दर्शन कोण उतनी बड़ी वस्तु दिखाई देगी। तो प्रकाशिक यंत्र जब पढ़ रहे हैं, इसमें इस बात की क्या उपयोगिता होगी दर्शन कोण की? तो बच्चों, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों ही वस्तुओं के आकार को बड़ा करके दिखाती हैं। इसका मतलब उनके प्रतिबिंब के दर्शन कोण को बड़ा कर देती हैं। प्रतिबिंब को बड़ा करने का मतलब उसके दर्शन कोण को बड़ा करती हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जब दोनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ यही बात आएगी कि दूर कोई वस्तु है हमें छोटी दिख रही है, तो उसका पास में प्रतिबिंब बड़ा बना देगी, जिससे कि दर्शन कोण बड़ा हो जाएगा और वस्तु हमें बड़ी दिखने लगेगी। सूक्ष्मदर्शी पास में रखी वस्तु भी बहुत छोटी है तो छोटा दर्शन कोण बना रही है, उसको बड़ा करके दिखाएगी, यानी उसका बड़ा दर्शन कोण बनाएगी, वो वस्तु हमें बड़ी दिखने लगेगी। समझ में आ गई बात, ये दर्शन कोण क्यों पड़ा? तो वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। परिभाषा बहुत सिंपल है और कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है। मैंने बात समझा दी कि वस्तुएं भिन्न भिन्न दूरियों से देखने पर भिन्न भिन्न आकार की क्यों दिखती हैं, इसका प्रयोग करके देख लेना। आप अपनी छत पर खड़े हो जाना और खुले में 1-2 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति काम कर रहे हों तो वो आपको बड़े नन्हे नन्हे से दिखेंगे कि ये कौन छोटे से बोने काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दूर हटते गए दर्शन कोण छोटा हो गया। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ये जो प्रकाशिक यंत्र हम पढ़ने जाएंगे, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, उसकी आवर्धन क्षमता पीछे लेंसों की आपने पढ़ी है कि आवर्धन क्षमता क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। यानी आवर्धन क्षमता ये बताती है कि वह यंत्र उस वस्तु का कितने गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है। किसी यंत्र की क्षमता 2 है, आवर्धन क्षमता अगर 2 है, इसका मतलब वो 1 सेंटीमीटर की वस्तु को 2 सेंटीमीटर का दिखा रहा है, और 2 सेंटीमीटर की वस्तु है तो 4 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बना के दिखाएगा, यानी 2 गुना कर रहा है। किसी की आवर्धन क्षमता 20 है तो वो 20 गुना करेगा, एक का 20 सेंटीमीटर दिखाएगा, 2 सेंटीमीटर का 40 सेंटीमीटर बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता रेशियो है। लेकिन हम अब दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करेंगे प्रकाशिक यंत्रों के केस में, इसको भी समझ लें। तो दर्शन कोण आपने ये नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इन प्रकाशिक यंत्रों की बच्चों आवर्धन क्षमता की। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर की। तो बने रहिए, बोर न हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों आपको बोरियत न हो, बड़ा आनंद आए। एक रोचक सा सुंदर सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाशिक यंत्र। तो प्रकाशिक यंत्र पढ़ने से पहले उनकी आवर्धन क्षमता को पढ़ेंगे। तो बच्चों कौन कौन से प्रकाशिक यंत्र पढ़ रहे हैं? सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। दोनों का ही काम क्या है बच्चों कि आंख पर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाना, जिससे वस्तु हमें बड़ी दिखने लगे, जिससे कि हम उसको स्पष्ट देख सकें, उसकी स्ट्रक्चर को समझ सकें। सॉरी भाई, थोड़ा शब्द का चयन गलत हो गया था बच्चों जल्दबाजी में। ब्लैक बोर्ड को साफ़ करने में थोड़ा सा बच्चों वक्त लग जाता है, लेकिन उतनी देर में आप रिलैक्स भी हो लेते होंगे। तो अब क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? आवर्धन क्षमता, प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता। मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ, आप सुन लें केवल। किसकी आवर्धन क्षमता? प्रकाशिक यंत्रों की। That is magnifying power. मैग्नीफाइंग पावर। तो कैसे डिफाइन करते हैं? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, दर्शन कोण से ही लेके चल रहे हैं बच्चों।
अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, जिसको हम बीटा मान के चला करेंगे, अपॉन वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा। लेकिन कब, ये शर्त है जब कि वस्तु, लेकिन ये कंडीशन है बच्चों, जब कि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, d, इस पर स्थित होनी चाहिए। वस्तु कहाँ रखी हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तब जो दर्शन कोण बनाए और अंतिम प्रतिबिंब जो दर्शन कोण बना रहा है, उन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, उस प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। तो अंतिम प्रतिबिंब हमारा आंख पर जो दर्शन कोण बनाएगा उसको हम बीटा से डिफाइन कर लिया करेंगे, और वस्तु जो आंख पर दर्शन कोण बनाएगी उसको अल्फा से डिफाइन कर लिया करेंगे। तो इसी तरीके से इसकी परिभाषा बन जाएगी। तो शॉर्ट में इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। तो ये सूत्र दिया गया है प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता के लिए। अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो आवर्धन क्षमता का ये सूत्र पढ़ा था कि m बराबर I/O, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब आप कंफ्यूज हैं, आपका कंफ्यूजन, आपकी शंका अभी दूर कर देते हैं। वस्तु की लंबाई दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कि हमने तो, आपने पहले ये पढ़ाया, ये कौन सा सूत्र बना दिया, दर्शन कोण कहाँ से इसमें आ गया। तो बच्चों घबराइए मत, मैं इसको समझा देता हूँ कि ये इसी का ही एक दूसरा रूप है। तो देखें बच्चों, हम ये मान के चलते हैं कि प्रतिबिंब हमारा, ये जो सूत्र हमने दिया है ये उस स्थिति में दिया है कि जो हमारा प्रतिबिंब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। हमने उस प्रकाशिक यंत्र को इस तरीके से एडजस्ट किया है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने, जिससे कि वो प्रतिबिंब हमें अधिक स्पष्ट दिखाई दे सके। क्योंकि हमें कब स्पष्ट दिखता है बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और एक ही दूरी पर दो भिन्न भिन्न वस्तुएं रखी हों तो आवर्धन, यानी एक ही स्थिति में वस्तु हो और वहीं प्रतिबिंब बन रहा हो, तो उनके दर्शन कोणों में वही अनुपात होगा जो उनकी लंबाइयों में होता है। इसीलिए वो सूत्र आ गया है। अभी आप कह रहे होंगे कि सर हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। देखें, ये है आँख, मान लीजिए, ठीक। मान लीजिए वस्तु है ये, और कितनी दूरी पर रखी है, d दूरी पर। ये जो आंख पर दर्शन कोण बना रही है वो कितना है, वस्तु d दूरी पर है, और जो दर्शन कोण बनाती है उसको अल्फा से लिखते हैं। मैंने अल्फा लिख दिया, या और यहाँ लिख देता हूँ अल्फा, वहाँ नहीं दिख रहा हो तो अल्फा हो गया। और मान लो प्रतिबिंब भी यहीं बन रहा है, ये नेत्र लेंस बनाया है बच्चों मैंने, तो दर्शन कोण ये हो गया बीटा। प्रतिबिंब हम यही मान के चल रहे हैं कि डी पर बन रहा है। तो देखें बच्चों, प्रतिबिंब इसको नाम दिया है मैंने ए बी, और प्रतिबिंब का नाम दे रहा हूँ ए डैश बी डैश। तो देखें बच्चों, यहाँ से अगर आवर्धन में निकालूँ m बराबर बीटा अपॉन अल्फा लगाऊँ, और बीटा और अल्फ़ा छोटे होने के केस में मैं इसको बीटा को tan बीटा से और अल्फ़ा को tan अल्फ़ा से रिप्लेस कर सकता हूँ। और tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया बच्चों, a डैश b डैश बटे आधार, ये हो गया d
बटे टेन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा ये है बच्चों कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, तो टेन अल्फ़ा बराबर लंब बटे आधार लंब हो गया ए बी बटे डी, डी से डी कट गए, कितना आ गया ए डैश बी डैश बटे ए बी। ए डैश बी डैश क्या है बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई दैट इज़ आई, और ए बी क्या है, ये वस्तु की लंबाई यानी ओ, तो वही आ गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये इसी सूत्र का एक रूप है, इसी सूत्र का ही एक रूप है जिसको हमने दर्शन कोण के पदों में व्यक्त कर लिया है। लेकिन वैलिड तभी है बच्चों कि ये मान के चलेंगे, ये सूत्र कब लगेगा, केवल अगर प्रतिबिंब अलग जगह बन रहा होता तो यहाँ डी के स्थान पर कुछ और आता, तब ये कैंसिल आउट नहीं हो पाते, तब ये नहीं आ पाता। एक ही दूरी पर पोजीशन होनी चाहिए, जहाँ वस्तु है वहीं प्रतिबिंब बन रहा हो, यानी दोनों ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर लेके चलेंगे, तब ये सूत्र काम आएगा आवर्धन क्षमता का। तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ बहुत रहते हैं, तो मैंने कोशिश की है बच्चों कि आपका वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है, यहाँ मैंने लेंस बना दिया था कि आँख पर बना दर्शन कोण है, आप यहाँ आँख भी बना सकते थे ऐसे छोटी सी, ऐसे दिखा देते कि ये वस्तु यहाँ आँख पर दर्शन कोण बना रही है और प्रतिबिंब यहाँ बनना है किसी के द्वारा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रकाशिक यंत्र, इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम पहले सूक्ष्मदर्शी पढ़ते हैं। हमने बताया था कि सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे और एक दूरदर्शी पढ़ेंगे। अब बच्चों सूक्ष्मदर्शी स्टार्ट कर रहे हैं, इन दो टॉपिक्स को पढ़ना है इसके अंतर्गत। सूक्ष्मदर्शी में भी हम दो प्रकार की सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे बच्चों। पहले पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, और फिर संयुक्त या यौगिक, संयुक्त कह लो या यौगिक कह लो, एक ही बात है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। इनको पढ़ेंगे बच्चों। तो पहले स्टार्ट करते हैं सूक्ष्मदर्शी से। अब सूक्ष्मदर्शी में भी सबसे पहले आज क्या स्टार्ट करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, फिर उसके बाद यौगिक सूक्ष्मदर्शी। अगर समय मिला बच्चों तो एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और पढ़ा देंगे आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये थोड़ा ज्ञानवर्धन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए इसको भी पढ़ा देंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट सरल सूक्ष्मदर्शी। दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान सी चीज़ है। सरल सूक्ष्मदर्शी, नाम ही है इसका सरल है, तो सिंपल सा एक उत्तल लेंस लीजिए, उत्तल लेंस ही सरल सूक्ष्मदर्शी का काम करता है। एक लेंस, एक उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी का यानी अधिक क्षमता का एक उत्तल लेंस लीजिए, और ज़्यादा करेंगे तो उसको हम एक उस लेंस को एक फ्रेम में और बंद कर देंगे, जिसमें एक हैंडल लगा होगा पकड़ने के लिए, एक फ्रेम जो हैंडल युक्त होगा, उस फ्रेम में उस लेंस को, ये लेंस, तो ये क्या हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप। एक फ्रेम के अंदर उत्तल लेंस लगा हुआ है, ये क्या है बच्चों, उत्तल लेंस। आपने देखा होगा कि ज्योतिषी लोग होते हैं वो एक लेंस पकड़ते हैं और आपकी रेखाओं को देखते हैं बड़ा करके। बहुत नन्ना नन्ना कहीं लिखा है तो आप उस सरल सूक्ष्मदर्शी यानी एक उत्तल लेंस को जो एक फ्रेम में बंद है, उससे आप उन छोटे अक्षरों को पढ़ सकते हैं। तो वही क्या है बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी, यानी एक सिंपल सा उत्तल लेंस
लेकिन कम फोकस दूरी का हो जिससे क्षमता उसकी ज़्यादा हो, जिससे उसमें आवर्धन ज़्यादा हो, प्रतिबिंब ज़्यादा बड़ा करने की क्षमता हो, बड़ा दर्शन कोण बनाने की क्षमता हो, उसी को हम क्या कह देंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो ये किस काम आएगा बच्चों? ज्योतिषी इसको हाथ की रेखाएं देखने के काम में लाते हैं। वैद्य लोग आपके शरीर पर कोई दाने वाने हैं, जैसे कुछ रोग ऐसे होते हैं जो उससे देखने होते हैं, वैद्य लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो घड़ी के बहुत छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, तो जो घड़ी संभालने वाले लोग होते हैं वो भी आँख पर एक उत्तल लेंस वाला एक मशीन लगाते हैं, इसी को हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जिससे वो उन पुर्जों को बड़े रूप में देख सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स को देखने में खुफिया विभाग इनका इस्तेमाल करता है, पुलिस इसका इस्तेमाल करती है फिंगरप्रिंट्स मैच करने में, क्योंकि ये बड़ा करके दिखाता है। सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्म चीज़ को बड़ा रूप करके दिखाना, वही सरल सूक्ष्मदर्शी है। तो ये बच्चों ये सरल सूक्ष्मदर्शी रहा। अब इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत ये है बच्चों, आपने उत्तल लेंस में पढ़ा था, मैं बोल के ही बता देता हूँ कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित होती है तो उसका सीधा वस्तु की ओर बड़ा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बड़े आकार में बनता है। इसी बात का, इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग हम सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिद्धांत समझ में आ गया। वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? फोकस और किसके बीच? ये मैं हटा देता हूँ, ये तो आपने नोट कर ही लिया, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। चलिए चित्र से समझते हैं इस बात को। ठीक है, अभी जो हमने बोला है देखें, हम बना के दिखाते हैं इसका जो कॉन्सेप्ट है। देखिए ये मैंने एक उत्तल लेंस लिया, यही हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी है। ध्यान से देखना बच्चों, और देखें ये प्रकाशिक केंद्र O और ये इसका फोकस F। बच्चों इधर थोड़ा छोटा पड़ेगा, F थोड़ा पास में कर लें क्योंकि इधर भी तो लिखना है। F और इतनी ही दूरी पर एक F। F डैश। तो देखें वस्तु हमने कहाँ रख दी? O और F के बीच में। यहाँ रख दूँ? यहाँ रख देता हूँ। ध्यान से समझना, वस्तु का नाम दे दिया A B। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा बच्चों? एक किरण ले जाएंगे प्रकाशिक केंद्र से, वो सीधी निकल जाएगी, समझ रहे हैं? सीधी। और आँख हमारी यहीं पर स्थित है बच्चों, चलो बाद में बनाएंगे आँख। एक मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओगे किरण, ये कहाँ से जाएगी? फोकस से। आगे ये फैल रही हैं तो आगे फैल गई, आगे मिलेंगी नहीं, पीछे हटाने पर मिलेंगी। तो बच्चों मैं ये हटा दूँ क्योंकि प्रतिबिंब मेरा इधर आएगा तो आपको यहाँ देखने में दिक्कत होगी, इसे हटा देते हैं। ये तो आपने देख लिया, हम इंट्रोडक्शन था, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या हो रहा है उसको किया था। सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हैं बच्चों, वो मैंने यहाँ। अब यहाँ देखते हैं, इसे भी हटा दूँ, तो आपने नोट कर ही लिया कि क्या पढ़ रहे हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हैं बच्चों। अरे यार ये बोर्ड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। चलिए साफ हो गया। तो देखें बच्चों, इसको मैं पीछे हटाता हूँ इस लाइन। अब बच्चों मेरे पास पैमाना नहीं है, मैं हाथ से ही हटा रहा हूँ, तो हो सकता है कि लाइन थोड़ी बहुत तिरछी बिरछी हो जाए। आप पैमाने का इस्तेमाल करेंगे। तिरछी हो गई। चलिए इसको इधर लाता हूँ पीछे, और ये यहाँ काट, ठीक है, जैसे यहाँ पीछे हटाने पर काट रही हैं, आभास हो रहा है।
तो ये आभासी प्रतिबिंब बन गया, बड़ा बन गया बच्चों इससे। ये प्रतिबिंब A डैश B डैश कहाँ बना है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अभी हमने आवर्धन क्षमता का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आँख से D दूरी पर। यहीं आँख है बच्चों, यहाँ आँख है। जैसे आँख हमारी वो लेंस, ये जो सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी, इसका जो लेंस है बिल्कुल आँख के बिल्कुल पास में रखना चाहिए बच्चों। तो देखें, प्रतिबिंब द्वारा, प्रतिबिंब ये हुआ, प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण ये हो गया बच्चों। कहाँ बनाऊंगा अभी। वैसे ये कह सकते हैं बीटा, इधर भी आएगा, यही तो बीटा हुआ, फिर मुझे अभी हटाना पड़ेगा। अभी बनाऊंगा। और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, देखिए अब हम आवर्धन क्षमता निकालना है। कार्यविधि समझ गए कि जब वस्तु, हम उस सूक्ष्मदर्शी को, सरल सूक्ष्मदर्शी को, जो फ्रेम है हमारे पास, जो हैंडल है, उससे पकड़ के आगे पीछे करेंगे, ऐसे हम करते हैं कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने लगे। उस समय वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में होती है, उसी समय सीधी और बड़ी दिखाई देने लगती है। कोई छोटे छोटे अक्षर हैं वो काफ़ी बड़े रेशियो में दिखाई देने लगेंगे। कब? जब वो दूरी इस तरीके से एडजस्ट होनी चाहिए कि प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में वो आ जाएं। तो देखें भाई, तो हमने आवर्धन क्षमता निकालनी है इसकी। हमने अभी ये पढ़ा था कि आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन एल्फा। बीटा क्या है? आँख पर प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, वो इससे हो जाएगा। एल्फा क्या है? आँख पर वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। लेकिन कब? जब वस्तु d दूरी पर होती। तो अगर मैं इसी वस्तु को यहाँ ले आऊँ, देखिए डॉट डॉट कर दूँ, तो अगर ये यहाँ होती तो यहाँ होती, तो यहाँ से जो कोण बनाती वो बच्चों क्या होता? एल्फा। ये एल्फा हो गया। डी दूरी पर होने पर आँख पर बना दर्शन कोण और प्रतिबिंब दर्शन कोण बना रहा है, वो ये हो गया, ठीक, बीटा। प्रतिबिंब डी पर ही बना है और आँख पर कितना दर्शन कोण बना रहा है? बीटा का। और वस्तु अगर यहाँ की बजाय डी दूरी पर ही होती तो इतना दर्शन कोण बनाती, ये एल्फा हो गया। तो इस फिगर से देखें बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बीटा और एल्फा छोटे होने पर बीटा को मैं tan बीटा लिख सकता हूँ और tan बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस एंगल, इस त्रिभुज से देखें OAB से, भाई इस त्रिभुज से भी बीटा निकाल लेंगे, इससे भी निकाल लेंगे, दोनों से निकाल लेंगे। तो आप जिससे चाहें उससे निकालिए। तो इसी से निकाल दूं मैं tan बीटा। आप यहाँ बात समझने की कोशिश करें कि मैं इस ट्रायंगल से निकाल देता हूँ OAB से, बाद में लिख दूंगा। तो tan बीटा लंब यानी AB और आधार कितना हो गया बच्चों? OA। OA हुआ, OA। और वस्तु जो रखी है वो कितनी दूरी पर रखी है नेत्र से? U दूरी पर। वैल्यू बाद में रखेंगे बच्चों, ठीक है। OA आ गया। अब निकालिए tan अल्फा। तो tan अल्फा कितना? एल्फा। तो वो हो गया tan अल्फा बराबर, ये किससे आया था? त्रिभुज OAB से। अब tan अल्फा इस त्रिभुज से OA डैश, इसको कर दूं मैं, नहीं क्या करूं बच्चों, इसको B1 कर दूं, B1 कर देता हूं। C पॉइंट डाल देता हूं, सिंपल सा। इसको दूसरा पॉइंट दे देते हैं C, इसको C दे दीजिए, इसको नाम C। तो tan अल्फा कितना हो गया? A डैश C बटे OA डैश, OA डैश। ये किससे? त्रिभुज, कहाँ से आया बच्चों? OA डैश C से, ठीक है। ये हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों? आवर्धन क्षमता। किसकी? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर पढ़ रहे हैं।
ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। चलिए, तो m बराबर बीटा की जगह ये रखोगे AB बटे OA, अपॉन अल्फ़ा करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू रखोगे, तो इनटू करके इस वैल्यू को पलट के लिख दो, एक ही बात है, OA डैश अपॉन A डैश C। अब यहाँ देखें बच्चों, A डैश C और AB बराबर है, तो A डैश C के स्थान पर AB लिख सकते हैं, चित्र से दिख रहा है भाई, यही वस्तु तो उठा के यहाँ रख दी गई है। तो m बराबर कितना रह गया, A डैश C के स्थान पर AB लिखोगे तो AB बटे OA इंटू OA डैश बटे A डैश C की जगह AB, तो ये कट गए AB से AB, तो m बराबर कितना आ गया, OA डैश बटे OA। अब OA डैश कितना है बच्चों, D, और OA कितना है, U, तो कितनी आ गई m बराबर, या माइनस डी रखोगे तो माइनस यू भी रखोगे, माइनस में रखते हो तब भी मान लो माइनस डी बटे माइनस यू, तब भी कितना आया, डी बटे यू। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया कि m बराबर डी बटे यू, एक फॉर्मूला ये आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों। तो अब डिफरेंट केसेस में आवर्धन क्षमता का एक डिफरेंट फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया बच्चों, अभी हमने निकाला था। अब पहली स्थिति, केस फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, वो पूरी बात नहीं लिख रहे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर लिख दिया है। एक सेकंड बच्चों, हाँ, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। या बेटा नीचे से ही डाल दे इसको, चाबी यहीं फेंक जा। जब अंतिम प्रतिबिंब, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता है, जो कि यहाँ बनाया है बच्चों, इस केस की बात हो रही है, ठीक है। तो जो v है, अब लेंस का सूत्र यूज करें, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, इसको हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों। तो v के स्थान पर हम कितना रख दें, -d, भाई अंतिम प्रतिबिंब यानी v जो है ये अंतिम प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब d पर बना है, तो v क्या है, प्रतिबिंब तक की दूरी, अब वो इस साइड में है तो -d, और u के स्थान पर भी क्या रखोगे, -u, क्योंकि जिस फॉर्मूला विद साइन रख रहे हैं तो u भी तो नेगेटिव होगा इधर को, तो वैल्यू पुट कीजिए, तो -1/d, ये प्लस का हो गया 1/u बराबर 1/f, तो यहाँ से 1/u कितना आया बच्चों, 1/f प्लस 1/d, तो 1/u की वैल्यू यहाँ पुट कर दें समीकरण नंबर 1 में, तो क्या मिलेगा, m बराबर, या d से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, या वैल्यू रख दूँ, बात एक ही है, d इंटू 1/u की जगह 1/f प्लस 1/d, तो देखें d से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो m बराबर d से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 रह जाएगा, 1 प्लस यहाँ d हो जाएगा d/f, 1 प्लस d/f। ये d और f के पदों में उस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया जब अंतिम प्रतिबिंब d पर बनता है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अब चलते हैं केस सेकंड, तो यहाँ सेकंड कर लेते हैं बच्चों। अभी हमने d दूरी पर बनाया था, अब केस सेकंड में जब अंतिम प्रतिबिंब किसी भी दूरी v पर बनता है, दूरी v, कोई जनरल दूरी v पर बन रहा है, तो इस सूत्र में लेंस फॉर्मूले में क्या रखोगे बच्चों, v के स्थान पर रखोगे -v, क्योंकि बनेगा तो इधर ही माइनस में होगी, और u के स्थान पर -u, तो क्या मिलेगा देखें,
लेंस फॉर्मूला लगाइए, -1/v + 1/u बराबर 1/f। तो 1/u बराबर आ गया 1/v + 1/f। तो d का मल्टीप्लाई कर लें, तो d/u आ जाएगा। d/u बराबर आ गया बच्चों d × 1/v + 1/f। तो यही m हो गया। तो m बराबर आवर्धन क्षमता कितनी आ गई, d × 1/v + 1/f, ये आ गई। अब केस थर्ड पढ़ लेते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अनंत पर बनेगा बच्चों तो v, ये जो सूत्र आया था, तो v हमारा इन्फिनिटी हो गया। तो m बराबर कितना आ जाएगा, v की जगह अनंत रखोगे 1/अनंत 0 हो जाएगा, d बचेगा और 1/f बचेगा, यानी f बचेगा। तो m बराबर कितना आ गया, d/f आ गया। और ये कब होगा बच्चों, अनंत पर कब बनेगा, जब ये वस्तु फोकस पर आ जाएगी तो इसका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और इस स्थिति में आंख रिलैक्स्ड पोजीशन में कही जाएगी, श्रांत अवस्था, रिलैक्स्ड स्टेट, श्रांत आंख की अवस्था कहेंगे इसको, क्योंकि इस समय सीलियरी मसल्स पर कोई दबाव नहीं होगा, आंख बिल्कुल विश्राम में होगी। श्रांत आंख की अवस्था कब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, उसे क्या कहेंगे, श्रांत आंख की अवस्था। तो अनंत पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर इससे निकलेगी, v दूरी पर इससे निकलेगी, जनरल दूरी पर इससे निकलेगी, और d दूरी पर हमने कितनी निकाली थी, m बराबर 1 + d/f। जब d दूरी पर बनता है अंतिम प्रतिबिंब, तो ये बच्चों डिफरेंट कंडीशंस में मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले रहे। तो ये रहा बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी। अब एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, चाहे इससे देख लें, तो अगर हमें आवर्धन क्षमता बड़ी करनी है तो फोकस दूरी कम करनी होगी बच्चों, समझ रहे हैं, आवर्धन क्षमता बड़ी करनी है, या यहाँ से देख लें, हम ये चाहते हैं कि m ज़्यादा हो जाए तो हमें फोकस दूरी कम लेनी पड़ेगी, यानी लेंस को मोटा लेना पड़ेगा। तो जिससे कि जितनी कम फोकस दूरी होगी m का मान उतना ही ज़्यादा आएगा, प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब जो है वो उतना ही ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो वस्तु हमें और अधिक स्पष्ट दिखेगी। लेकिन बच्चों एक सीमा है, लेंस को ये थोड़ी कि इतना मोटा कर लेंगे कि बिल्कुल गोल कर दें। लेंस जितना ज़्यादा, एक सीमा से ज़्यादा भी मोटा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर प्रतिबिंब विकृत होने लगेगा और अवर्णक भी नहीं रहेगा, उसमें रंगीन प्रतिबिंब, डिफरेंट रंगीन प्रतिबिंब बनने लगेंगे, जिससे कि वो स्पष्ट नहीं दिखेंगे। तो एक निश्चित सीमा तक ही f के मान को हम कम कर सकते हैं, यानी लेंस को हम एक निश्चित सीमा से ज़्यादा मोटा नहीं कर सकते, अर्थात उसकी क्षमता ज़्यादा नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी लिमिट है। तो एक निश्चित अनुपात में ही प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखा पाता है। तो ये रहा बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी, उसके मैग्नीफाइंग पावर हमने पढ़ी। और अब कल पढ़ेंगे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और कल कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। ये कब पढ़ेंगे बच्चों, कल के टॉपिक में, इसमें लेक्चर नंबर 31 में। तो एक एक इंस्ट्रूमेंट एक एक लेक्चर में पढ़ते चलिए धीरे धीरे सब्र के साथ, और ये प्रकाशिक यंत्र वाला जो टॉपिक है अपना वो समाप्त हो जाएगा। एक टॉपिक में, एक लेक्चर में हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप समाप्त करेंगे, उसके अगले लेक्चर में दूरदर्शी की शुरुआत कर देंगे। ओके, इसको आप नोट करिएगा, अच्छा सा नोट्स बनाइए। मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।